तो कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो हमारी ये क्लास है वो है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हम जो मोस्ट टॉप जो PYQ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। और जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के जो मोस्ट जो PYQ है उनके बारे में। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपके है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल, ठीक है। लेकिन अगर भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें, किसकी? भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें हम, तो वो हो जाएगा आपके इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये भारत का कौन सा दक्षिणी पॉइंट है, समझ में आ गई। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है, जो आपके कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर, वहाँ पे है। और ये जो इंदिरा कोल है ये सियाचिन जो ग्लेशियर आपके उसके पास है, ठीक है। और जबकि हम बात करें कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो आपके जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहाँ स्थित है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में, ठीक है। समझ में आ गई? याद रखना भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, तो ऑप्शन डी। चले आगे, चलिए तो चलते हैं हम अब दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा है या छठा है या सातवां है या फिर आठवां है? कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का? तो देखिए अगर हम भारत के क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो भारत का जो है विश्व में सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। अब इससे जो सबसे बड़े देश है वो 6 कौन से है? तो याद रखना फर्स्ट में तो आ जाएगा आपके रूस, ठीक है। रूस के बाद में आ जाएगा आपके कनाडा, कनाडा के बाद में आ जाएगा आपके चीन। कौन सा आएगा? चीन, ठीक है। और अगर चीन के बाद में कोई आएगा तो आपके अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में आएगा आपके ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आ जाएगा अपना भारत, ठीक है, इंडिया। लेकिन इसके बाद में कौन सा आएगा? तो याद रखना भारत के मतलब जैसे भारत के जैसे आगे ए आ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया, भारत के पीछे भी ए आएगा अर्थात अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये 8 सबसे बड़े देश है, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। चले तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? सी। चले आगे, चलिए तो चलते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा है। देखिए अगर हम सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात करें तो वो आपके हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1214 किलोमीटर है, 1214.7 किलोमीटर है। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और अगर इसके बाद की बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा दूसरे नंबर पर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसकी लगभग 974 किलोमीटर है। कितनी है? 974। समझ में आ गई बात? तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? बी। समझ में आ गया ना? सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? किसकी है? गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश, जिसकी कितनी लंबी है? 974 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो चलते अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा पूछा है। दक्षिण भारत की किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखिए दक्षिण भारत की अगर गंगा की बात करें ना, दक्षिण भारत की गंगा, तो वो हो जाएगी आपकी गोदावरी।
कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। देखिए गोदावरी नदी को उसकी लंबाई और जो है पवित्रता के लिए कारण ही जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसके कारण? एक तो ये इसकी लंबाई बढ़िया है, ठीक है, और जो है ये पवित्रता के कारण ही दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? इसे गंगा कहा जाता है। और याद रखना ये जो गोदावरी नदी है ये आपके जो प्रायद्वीपीय भारत है, क्या है? जो आपके प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, उसकी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी, समझ में आ गई बात? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, कौन है? गोदावरी है, याद रखना। चलिए तो चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात अर्थात जो वाटरफॉल्स है वो कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? धुआंधार है, या फिर कुंचिकल है, या जोग जलप्रपात है, या दूध सागर जलप्रपात है? इनमें से कौन सा है जो सबसे ऊंचा है? ये पूछा गया है। कौन सा हो सकता है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात? धुआंधार है, कुंचिकल है, या फिर जोग है, या दूध सागर है? इनमें से कौन सा है जो सबसे ऊंचा है? देखिए पहली बात है, अगर भारत में सबसे ऊंचे की बात करें तो वो हो जाएगा आपके कुंचिकल, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये है कहाँ पर, तो याद रखना ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। और याद रखिए इसकी जो अगर हम हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो ये लगभग 455 मीटर है। कितना है? लगभग 455 मीटर है, ठीक है। और याद रखना अगर इसकी नदी की बात करें ना, तो कि ये कौन सी नदी पर है? कुंचिकल जो जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है, 455 मीटर ऊंचा है, और ये वराही नदी के ऊपर है। किससे? वराही नदी, ठीक है, ये इस नदी के ऊपर बनाया गया है। चले आगे, चलिए तो चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा है। चिल्का झील है, वुलर है, डल है, या सांबर है? देखिए अगर इसे ऑप्शन के हिसाब से देखें ना तो भी हो जाएगा ये आराम से ही। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें ना तो भी हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए चिल्का सभी को पता होगा और एक सांबर सभी को पता होगा, दो तो वैसे भी कट जाएंगे, चिल्का और ये आपके जो सांबर है। उसके बाद में वुलर और जो डल झील है वो बचेगी। डल सभी को पता है जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है, तो ये भी कट जाएगी। बची कौन सी? तो हमारी वुलर झील बची है। कौन सी बची है? वुलर झील। तो उत्तर कौन सा सही होगा? वुलर सही होगा, ठीक है। तो ये वुलर झील जो है वो आपके सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखना। और ये कहाँ है? तो याद रखना ये भी आपके जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और अगर हम देखें कि इसका निर्माण जो है एक जो टेक्टोनिक जो गतिविधियों से हुआ है, किससे हुआ था? जो टेक्टोनिक जो गतिविधियाँ हैं उनसे हुआ है। चले आगे, चलिए तो चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ, सातवें प्रश्न की तरफ। छठा तो हो गया है ना, चलिए तो चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है कि मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में? जो आपका मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? असम के अंदर है, या मेघालय में है, या अरुणाचल प्रदेश, या नागालैंड? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखिए मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम के अंदर है। कहाँ है? असम के अंदर है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए रहेगा। और याद रखना यहाँ पे जो है जंगली भैंसों के लिए ये जाना जाता है। किसके लिए? जंगली भैंसों के लिए। इसे जो है जंगली भैंसों के लिए जाना जाता है। जंगली जो भैंसें होती है ना उनके बारे में, भैंसे उनके बारे में ये वन्य जीवों के लिए भी जो है प्रसिद्ध मिली है इसको, ठीक है। चले आठवें प्रश्न की तरफ। चलिए तो आठवां प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है इन्होंने। क्या पूछा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, या कंचनजंगा है, या नंदा देवी है, या गार्डविन आइलैंड केटू है? कौन सा हो सकता है इनमें से? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा हो सकता है भारत का सबसे ऊंचा? देखिए अगर हम भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर की बात करेगा ना तो हम बात करेंगे गार्डविन आइलैंड केटू की। किसकी बात करेंगे? केटू। याद रखना किसकी बात कर रहे हैं? गार्डविन आइलैंड अर्थात केटू की बात करें, ठीक है। और ये अगर बात करिए कहाँ स्थित है तो याद रखना ये काराकोरम जो श्रेणी आपके वहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? जो काराकोरम श्रेणी है वहाँ स्थित है। समझ में आ गई ना बात? काराकोरम जो श्रेणी है ना वहाँ स्थित है, ठीक है। और याद रखना ये विश्व का समझना विश्व का जो दूसरा सेकंड सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। फट सभी को बताइए।
एक चीज़ याद रखना कि भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो आपके गार्डन ऑस्टिन केटू है, ठीक है। और जो ये कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी। ज़्यादातर तो ये आएगा कि काराकोरम श्रेणी में कौन सा स्थल जो है स्थित है, माउंट है या कंचनजंगा, नंदा देवी है, गार्डन ऑस्टिन केटू, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है, याद रखना। और ये भारत का मतलब कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए, तो चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न पूछा गया है इन्होंने, रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर प्रदेश। अच्छा, रूर जो किस पठार को कहा जाता है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, पठार पूछा है इन्होंने। दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, या फिर मेघालय का पठार है। इनमें से कौन सा पठार है जिसे जो है आपके भारत का रूर, अच्छा रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस पठार को कहा जाता है, ये बताना है आपको। रूर ऑफ इंडिया किस पठार को कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें ना, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, कौन सा, छोटा नागपुर का जो पठार है, पहले तो ये देखिए ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये आपके झारखंड में स्थित है। कहाँ है, ठीक है, कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। और ये केवल झारखंड में नहीं, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में भी है, लेकिन याद रखना ये झारखंड के अलावा इसमें 3 राज्य और है, ठीक है। एक तो हो गया आपके झारखंड, ठीक है, और एक हो गया आपके छत्तीसगढ़, ठीक है, और एक राज्य और है जिसका नाम है उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है। ये तो हो गए 3, एक राज्य और बनता है इसके लिए, वो आपके पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्यों में फैला हुआ पठार है। कौन सा, रूर ऑफ, जो भारत का रूर प्रदेश, अब जो रूर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, वो आपके 4 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो झारखंड, और दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, और चौथा आपका पश्चिम बंगाल। इसे ही जो है भारत का आपके क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है, समझे, अर्थात हाँ क्या कहा जाता है, रूर कहा जाता है, समझ में आ गई। और याद रखना या इस मतलब कि यहाँ से जो खनिज जो संसाधन है, जैसे कि कोयला हो गया, लौह हो गया, लोहा, इनके ना भरपूर मात्रा में मिलता है यहाँ से। जैसे कि जर्मनी का जो क्षेत्र है ना, रूर क्षेत्र, इसीलिए मतलब कि यहाँ से जो है आपके जो खनिज निकलता है ना, क्या निकलता है, खनिज। एक जगह है जिसे जर्मनी के अंदर रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जर्मनी के अंदर जिसे रूर कहा जाता है ना, इसलिए भारत को इसका रूर कहा जाता है, समझे, क्योंकि जर्मनी में उस प्रदेश से क्या निकलता है, कोयला निकलता है, आपके कोयला हो गया, लोहा हो गया, है ना, तो वहाँ से निकलता है, इसलिए वहाँ पे जर्मनी के अंदर उसको बोला जाता है जर्मनी का रूर, है ना, रूर वहाँ कहा जाता है। लेकिन उसी कारण से यहाँ निकलता है आपके छोटा नागपुर पठार के अंदर, इसलिए छोटा नागपुर पठार को भी क्या कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर कहा जाता है। समझ में आ गई बात। चले फिर आगे, चलिए, तो अपना इस ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी वाला सही रहेगा। चले, चलिए चलते अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा इन्होंने, NH 44 है, NH 27 है, NH 19 है, या NH 52 है, नेशनल हाईवे कौन सी है इनमें से, वो बताना आपको। भारत का जो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। देखिए अगर भारत के सबसे लंबे की बात करें ना राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो हो जाएगा आपके NH 44, ठीक है, NH 44। अब याद रखिए ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है आपके श्रीनगर से। कहाँ से होता है, श्रीनगर से, ठीक है। श्रीनगर से होकर कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है आपके कन्याकुमारी। कहाँ जाता है, कन्याकुमारी, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है ये। समझ में आ गई, NH 44, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए वाला। चलिए आगे, चलिए तो चलते अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है कि जो भारतीय मानक जो समय है IST, ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, इसमें तो गलती होनी चाहिए। भारत का जो मानक समय है IST जो ग्रीनविच मध्य जो है GMT से कितना आगे है ये पूछा है। 4 घंटे है, 5 घंटे है, या 5.5 घंटे है, या फिर 6 घंटे है, कितना आगे है ये बताना है। देखिए भारतीय जो मानक समय है IST वो आपके जो 82.5 अर्थात 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर, कौन सी, पूर्वी देशांतर, ठीक है, इसी पर आधारित है ये जो भारतीय मानक समय है वो 82 डिग्री अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। जो आपके मतलब कि इलाहाबाद जो है, देखिए वापस देखिए, ठीक है, जो आपकी इलाहाबाद है ना, आज का प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था लेकिन अभी का प्रयागराज, ठीक है, इसके पास से गुजरता है, ठीक है, इलाहाबाद से कहाँ गुजरता है, इलाहाबाद, लेकिन आज का कौन सा हो गया, आज का हो गया आपके प्रयागराज। कौन सा है,
प्रयागराज, ठीक है, आज का प्रयागराज है। समझ में आ गई बात। इसके पास से गुजरता है ये, ठीक है, भारतीय मानक समय का। और अगर बात करें कि जो ये ग्रीनविच मध्य जो है जीएमटी, ठीक है, ये हमसे 5.5 घंटे, कितने, 5.5 घंटे मिनट आगे, ठीक है, आगे। समझ में आ गई बात। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 5.5, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। याद रखना, एक बार फिर सुन लो, ठीक है। भारतीय मानक समय जो रेखा है IST, ये जो है 82.5 डिग्री, कितनी, 82.5 पूर्वी देशांतर, समझ में आ गई, पूर्वी देशांतर, ठीक है, उस पर आधारित है। जो आपके पहले का प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद, लेकिन प्रेजेंट का प्रयागराज के पास से गुजरता है। और ये जो है ग्रीनविच मध्य समय जो आपकी GMT है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है कि अरावली जो पर्वतमाला है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। ये कहाँ स्थित है अरावली, जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन से राज्य में। देखिए, अगर अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें ना, तो वो है आपकी गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये आपके जो है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में है, तो ये आपके हो जाएगा सिरोही जिले में। कौन से जिले में हो जाएगा, सिरोही में। अब देखिए, अगर हम इसकी जो हाइट की बात करें ना, तो ये लगभग 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर, ठीक है। समझ आ गई। राजस्थान में सिरोही जिले में ही गुरु शिखर चोटी जो आपकी 1722 मीटर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। समझा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी सही है। चले आगे, चलिए तो चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है कि जो भारत में श्वेत क्रांति, ठीक है, जो व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक पूछा है इन्होंने, किसे कहा जाता है। डॉक्टर जो वर्गीस है वो है कुरियन, या फिर MS स्वामीनाथन है, या अरुण कृष्णन है, या हीरालाल चौधरी है। इनमें से कौन है जो आपके श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनमें से कौन है जो आपके श्वेत क्रांति उसके जनक माने जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो श्वेत क्रांति उसकी, तो उसके जो जनक है वो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हीं को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। अब ये जो श्वेत क्रांति ये किस पर आधारित है, तो याद रखें ये दूध उत्पादन से, ठीक है, किससे है, दूध उत्पादन से। समझ में आ गई, दूध उत्पादन से, ठीक है। इनमें जो वृद्धि होगी इसलिए ये श्वेत क्रांति, ठीक है। तो किसे जनक माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है। कब पद्मा से जानी जाती है, या जमुना से जानी जाती है, मेघना, या फिर डी ऑप्शन है आपके सुरमा। किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, गंगा और जो आपके ब्रह्मपुत्र है इन दोनों का अगर संयुक्त धारा की बात करें नाम, तो वो जानी जाती है आपके मेघना के नाम से। किस नाम से, मेघना के नाम से। और ये देखिए, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें ना, तो बांग्लादेश में जो आपकी गंगा को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको पद्मा। क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है गंगा को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, जमुना कहा जाता है। याद रखना, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। समझ में आ गई बात। और ये जब दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है ना, तो इसी की संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, वहाँ के लोग मेघना बोलते हैं। समझ में आ गई बात। बांग्लादेश में समझ में आ गया, ब्रह्मपुत्र को जमुना और गंगा को पद्मा बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों की जो संयुक्त धारा मिलेगी पद्मा और जमुना की, उनको क्या बोला जाएगा, मेघना, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन सी रहेगा। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो किस स्थान पर होती है। ऑप्शन है आपके, एक तो चेरापूंजी है, मासिनराम है, या शिलोंग है, या फिर लेह है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होगी। देखिए, अगर सबसे अधिक हम वर्षा की बात करना, तो वो होगी आपके मासिनराम में। कहाँ होगी, मासिनराम में, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और अगर बात करें मासीनाम कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये मेघालय में। कहाँ है, कहाँ स्थित है, मेघालय में। समझ में आ गई बात, ठीक है। और मेघालय में जो स्थित है मासीनाम स्थित है, वो यहीं पे दुनिया में अगर सबसे अधिक औसत वर्षा की बात करते हैं ना, तो वो इसी स्थान पर होगी। समझ में आ गई, चले आगे। चलिए तो चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक है, वो कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो कौन सा है। कार्बोट है, या नागार्जुन है, अर्थात नागार्जुन जो श्रीशैलम में वो है, या रणथंबोर है, या सुंदरबन है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। देखिए अगर हम भारत का सबसे बड़े बाघ अभयारण्य की बात करें ना, तो वो हो जाएगा आपके श्रीशैलम वाला, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी है। अब ये कहाँ है, तो याद रखना ये आपके जो है आंध्र प्रदेश में, एपी अर्थात आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये जो आपके आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ये तेलंगाना में भी फैला हुआ है, याद रखना तेलंगाना में भी फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला हुआ है ये, ठीक है। और ये अगर ऐसे बोले तो ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। चलिए आगे, तो श्रीशैलम याद रखना, श्रीशैलम जो आपके कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, ठीक है, श्रीशैलम वाला नागार्जुन। और रणथंभौर राजस्थान में है, ठीक है। चले आगे, चलिए चलते 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है कि जो पोंग बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। जो आपके पोंग बांध है वो किस नदी पर है, नदी पूछी है इन्होंने, नदी भी पूछी है। और आप ये भी बताना जो, अच्छा चौथा ऑप्शन तो इसमें मतलब कि दिख भी नहीं रहा है ना, चौथा ऑप्शन क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है सतलज है, व्यास है, रावी है, ये तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा आप ये भी सोचो, ये चौथा ऑप्शन काट ही दो, चौथा ऑप्शन वैसे भी नहीं है। इन तीनों में से एक ऑप्शन सही रहेगा, सतलज है, रावी है, या फिर व्यास है। इन तीनों में से एक ऑप्शन सही रहेगा, चौथा लोग पूरा हटा देते हैं, ठीक है, चौथे की आवश्यकता ही नहीं है। इन तीनों में से एक ऑप्शन सही है, सतलज रहेगा, या रावी रहेगा, या व्यास रहेगा। बताइए जो पोंग बांध है वो किस नदी पर है और कहाँ पर है। देखिए जो पोंग बांध है ना आपके, वो आपकी व्यास नदी पर है। किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। समझ में आ गई। और ये कहाँ है, तो याद रखना ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ है आपके, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। व्यास नदी पर बनाया गया है। और एक बात याद रखें, जो महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या किसे जाना जाता है, व्यास जो ये पोंग बांध है, इसी को जो महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है कि जो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है। भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है, ये बताना आपको कि भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है। 97 डिग्री 25 पूर्व है, कौन सा है, ए बी सी, बी है या ए है। देखिए अगर हम भारत का सबसे जो है पूर्वी देशांतर की बात करें ना, पूर्वी देशांतर की, तो वो है आपके 97 डिग्री, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल जो है सही है, 97, ठीक है। तो 97 डिग्री जो है बिल्कुल सही रहेगा। भारत का सबसे अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये मैंने पहले बताया था, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ध्यान रखना जो भारत का पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है आपके सरदार सरोवर परियोजना से। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, कौन सी नदी है, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। तो ये तो सभी को पता ही है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही बिल्कुल नहीं है। देखिए सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है वो आपके गुजरात की है। कहाँ की है, गुजरात, ठीक है, क्योंकि गुजरात की। और कौन सी नदी पर है, तो आपके वो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा पूछा है इन्होंने। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछा है इन्होंने, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या मध्य प्रदेश है, या फिर उड़ीसा है। कौन सा राज्य है, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछा है इन्होंने, कौन सा हो सकता है। देखिए
अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें ना, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से ही पूछा है, अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपके मध्य प्रदेश में जो है भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए तो चलते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है कोलार के खान। कोलार के खान जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, जो कोलार की जो खान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान में क्या निकलता है? कोयला निकलता है, लोहा है, या सोना है, या फिर तांबा है? क्या निकलता है कोलार की खान में? देखिए अगर हम कोलार के खान की बात करें ना तो ध्यान रखना यहाँ से सोना निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? सोना निकलता है। और ये कहाँ है? तो याद रखना ये आपके कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रहेगी। और यहाँ से जो आपके जो KGF है, जैसे KGF मूवी बनी थी ना वो, तो उसी के नाम पे KGF अर्थात तो कोलार गोल्ड फील्ड्स। क्या नाम है? KGF। ठीक है, क्या नाम है? KGF। ये तो याद रहेगा KGF। ठीक है, तो KGF की फुल फॉर्म क्या होती है? कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, ये भारत की मतलब सबसे पुरानी भी और जो है प्रमुख सोने की खानों में से एक खान है ये। जो कोलार की खान है ना, ये सोने की, आपको पता होगा KGF फिल्म के अंदर दिखाया भी गया है। ठीक, कि जो है वो सोने की खानों में सोना लूटता है, क्या दिखाया आपने फिल्म में, देखा होगा आपने। ठीक है, तो उसी के आधार पर है ये KGF, याद रखना। KGF मतलब कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, फील्ड बोल सकते हो। ठीक है, कर्नाटक के अंदर है और कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 22वां प्रश्न है कि जो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा इन्होंने और सबसे बड़ा राज्य पूछा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की अगर जनगणना की बात करें ना, तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश जो है आपके भारत का सबसे जो है अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। समझ में आ गई ना? अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें ना, तो उत्तर प्रदेश जो है आपके सबसे अधिक मतलब आबादी या मतलब जनसंख्या की दृष्टि में सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए, तो चलते अपने 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है कि जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अभी इन्होंने जानवर पूछा है, ये पूछा है किसी एग्जाम में। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? अब जानवर कौन पूछता है? चलिए बताइए, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी है, या शेर है, एक सिंग वाला गेंडा है, या फिर बाघ है? क्या हो सकता है इनमें से? देखिए काजीरंगा पहले कहाँ है, काजीरंगा कहाँ स्थित है पहले तो आप ये सोचिए। काजीरंगा जो आपके वो असम के अंदर है। कहाँ है? असम। ठीक है, कहाँ है? असम। और या काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जो आपके एक सिंग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला जो गेंडा होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चले आगे, याद रखना काजीरंगा जो है आपके असम के अंदर है और एक सिंग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो चलते अपने 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि उसके बारे में पूछा है। भारत और जो श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? क्या पाक जल संधि है, या मन्नार की खाड़ी है, या फिर ये दोनों भी है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए पाक जल संधि, दूसरी है आपकी मन्नार की खाड़ी, और तीसरा बोला गया है क्या ये दोनों हो सकती है, दोनों एक साथ पॉसिबल है, और या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए अगर हम भारत और श्रीलंका की बात करें ना, इन दोनों को जो अलग करने वाली संधि है वो आपके है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। अब देखिए मतलब पाक जल संधि जो है भारत के जो है आपके तमिलनाडु, भारत में से कौन सी है? तमिलनाडु। ठीक है, और श्रीलंका की याद रखना, श्रीलंका के अंदर जो उत्तरी प्रांत को अलग करती है, किसको करती है? उत्तरी प्रांत को। श्रीलंका में किसको अलग करती है? उत्तरी प्रांत को। ठीक है, ठीक है, लेकिन भारत में किसको अलग करती है? आपके तमिलनाडु को। ठीक है, और श्रीलंका में उत्तरी प्रांत को अलग करती है कौन? जो ये पाक जल संधि है वो। याद रखना ये वो दोनों स्थान है जहाँ से मतलब आप सोच सकते हो कि पाक जल संधि यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को अलग करती है। ऊपर आपके भारत, नीचे आपके जो है श्रीलंका। उत्तरी प्रांत किसका आएगा? श्रीलंका का। और जो आपके मतलब हालांकि ऊपर वाला उत्तरी रहेगा है ना, लेकिन हम ऐसे बात करें इसके हिसाब से, ठीक है, तो कौन सा रहेगा? तमिलनाडु रहेगा। समझ में आ गई? तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत को अलग करती है। समझ में आ गई बात? चलिए तो इसमें ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए तो चलते हैं अपने 2500 प्रश्न की तरफ। 2500 प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। भारत में जो सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी आपके सबसे पुरानी पूछा इन्होंने, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। हल्दिया में है, डिगबोई में है, या कोयली में है, या फिर मथुरा में है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, सबसे पुरानी तेल, देखिए अगर भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी की बात करें ना तो वो आपके डिगबोई में है। कहाँ है, डिगबोई। अब देखिए ये डिगबोई जो है कहाँ पे है, तो ये आपके असम में। कहाँ है, असम में। असम को लेकर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है, हालांकि क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी है इसलिए। देखिए भारत में अगर बात करें ना, भारत की सबसे पुरानी भी है ये, याद रखना। और अभी भी जो है कार्यरत है, याद रखना। कार्यरत मतलब अभी भी चालू है, ये बंद नहीं हुई है, चालू है। कार्यरत मतलब चालू है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। तो ये कहाँ है, असम के अंदर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। चले आगे, चलिए तो चलते हैं अपने 2600 प्रश्न की ओर। 2600 प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक, वो कौन सी नदी है जिसे जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी है वो जिसे जो बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या दामोदर है, या हुगली है, या कोसी है, या फिर महानदी है। इन चारों में से वो कौन सी नदी है जिसे जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें ना बंगाल का शोक की, तो वो कहा जाता है आपको दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। इसी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। वो दामोदर नदी है वह इसमें जो है क्या करती है, अक्सर में इसमें बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है इसमें, अक्सर क्या आती है, बाढ़ आती है। मतलब बाढ़ तो आती जाती रहती है इस नदी के अंदर। इसीलिए इसमें क्या ना, जान और जो माल है उसका भारी नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान। भाई अगर बाढ़ आएगी तो नुकसान तो होगा ही बेसिकली, तो वही है, ठीक है। इसी कारण जो इसे क्या कहा जाता है आपके, ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए तो इसमें कौन सा सही है आपके, जो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो चलते अपने 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा है। कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। क्या जरिया का है, या रानीगंज है, या बोकारो है, या कोरबा है। ये भी बताना ये है कहाँ पे। जो आपके 27वां प्रश्न है वो पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। जरिया है, रानीगंज है, या बोकारो है, या कोरबा है। नाम देखिए आप। अब देखिए चलो, देखिए अगर हम बात करें ना भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की, तो आपके झरिया में। कहाँ है, झरिया। अब ये झरिया कहाँ है, तो याद रखना ये जो झरिया है वो आपके झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और यहाँ पे जो है भारत का मतलब सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ये झरिया का जो कोयला क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया में सबसे क्या है, बड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए तो चलते हैं अपने 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है कि किस नदी को वृद्ध गंगा, किस नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी नदी है जिसे जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। क्या कृष्णा को, या गोदावरी को, या कावेरी, या फिर महानदी। इन चारों में से वो कौन है जिन्हें जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, या फिर महानदी। देखिए अगर हम बात करें ना वृद्ध गंगा की, तो वो आपके कहा जाता है गोदावरी को। किसको कहा जाता है, गोदावरी को, ठीक है। और गोदावरी नदी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसकी जो है प्राचीनता और लंबाई के कारण, एक तो ये प्राचीन है बहुत, ठीक है, और एक इसकी जो लंबाई है उसके कारण, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है आपके, वृद्ध गंगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए तो चलते हैं हम अपने 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जो कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। क्या महाराष्ट्र है, या फिर गुजरात है, या फिर तेलंगाना है, या फिर राजस्थान है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कपास का। देखिए अगर हम बात करें ना कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो वो आपके रहेगा गुजरात। कौन सा रहेगा, गुजरात रहेगा, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा जो है कपास उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चले चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है शांत घाटी। अच्छा साइलेंट वैली पूछा है इन्होंने। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है ये पूछा है।
साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है या फिर केरल में है और या कर्नाटक में है या जो है आंध्र प्रदेश में? साइलेंट वैली, शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ स्थित है? देखिए अगर हम बात करें ना शांत घाटी की, किसकी? साइलेंट वैली की, शांत घाटी, तो वो आपके है केरल के अंदर। कहाँ है? केरल के अंदर। ठीक है, याद रखना शांत घाटी जो आपके केरल के अंदर एक जिला है जिसका नाम है पालकड़। क्या नाम है? पालकड़ या पालकड़, ठीक है, पालकड़, ठीक है, वहाँ स्थित है। और इसी के अंदर जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, सब याद रखना। ठीक है, कौन, अगर हम बात करें जिले की तो कौन सा जिला है? पाल, जो आपके एक जो पालकड़ जिला वहाँ पे, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पालकड़ जिला। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ आपके? केरल के अंदर है, याद रहेगी। तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए तो चलते अपने 31वें प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न क्या है? 31वां प्रश्न पूछा गया है सूर्यमुखी का द्वीप। ठीक है, सूर्यमुखी का द्वीप, आइसलैंड ऑफ सनफ्लावर्स किस द्वीप को कहते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सूर्यमुखी द्वीप, ठीक है, सूर्यमुखी द्वीप, आइसलैंड ऑफ सनफ्लावर जो है किस द्वीप को कहा जाता है? कौन सा द्वीप है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है, या फिर लक्षद्वीप को कहा जाता है, या फिर गंगा सागर को कहा जाता है, या जो माजुली द्वीप है? इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको जो है आइसलैंड ऑफ सनफ्लावर कहा जाता है? ये बताना आपको, किसको कहा जाता है? देखिए अगर हम बात करें ना कि जो सूर्यमुखी का द्वीप अर्थात जो आइसलैंड ऑफ सनफ्लावर से, तो वो कहा जाता है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। याद रखना किसको कहा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। इसमें जो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इनको क्यों कहा जाता है तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सूर्यमुखी का द्वीप के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्यमुखी के जो पेड़ होते हैं ना वो बहुत अधिक है। किसके हैं? जो सूर्यमुखी के जो पेड़ होते हैं ना, सूर्यमुखी पेड़, ठीक है, बहुत अधिक है यहाँ पे, अधिक मात्रा में। ठीक है, इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? आइसलैंड ऑफ सनफ्लावर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न क्या है? ये पूछा है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? अच्छा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी इन्होंने। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए क्या हो सकती है कि सांबर झील हो, या चिल्का झील है, या पुलिकट है, या वुल्लर है। इन चारों में से कौन सी झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? कौन सी झील है वो जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? देखिए अगर हम बात करें ना खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो आपकी चिल्का है। कौन सी है? अब ये चिल्का है कहाँ पे? तो याद रखना ये आपके उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ है? आपके उड़ीसा के अंदर। ठीक है, वो याद रखना ये जो झील है ये आपके एक लेगुन झील है। ठीक है, कौन सी है? लेगुन झील की बात करें ना तो वो यही है, लेगुन झील। ठीक है, चलिए आगे। चलिए तो चलते हैं अपने 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न है आपके कि किस बंदरगाह को पूर्व का प्रवेश द्वार, अच्छा पूर्व का प्रवेश द्वार, गेटवे टू ईस्टर्न ऑफ इंडिया, ठीक है, किसे कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, या कोलकाता है, या विशाखापट्टनम है, या फिर चेन्नई है? इनमें से किसको जो है वो कहा जाता है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, अर्थात पूर्व का पेरिस द्वार किसको कहा जाता है? देखिए अगर हम बात करें ना पूर्व का पेरिस द्वार, पूर्व का पेरिस द्वार की बात करें तो वो आपके कहा जाता है कलकत्ता को। किसको कहा जाता है? कलकत्ता को। ठीक है, पूर्व का पेरिस द्वार कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है? व्यापारी केंद्र स्थल है यहाँ। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, समझाएंगे। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अपने 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न पूछा इन्होंने भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? नदी द्वीप पूछा है इन्होंने। श्रीरंगम है, या माजुली है, या सालसेट है, या भवानी है? इन चारों में से कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? श्रीरंगम, माजुली, या सालसेट, या फिर भवानी? कौन सा इन चारों में से? देखिए अगर हम भारत में सबसे बड़े द्वीप की बात करें ना तो वो आपके माजुली है। कौन सा है? माजुली। नदी द्वीप में माजुली सबसे बड़ा, याद रखना। ठीक है, ये कहाँ है? तो याद रखना ये असम में जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है ना, असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी पर स्थित है। ठीक है, और याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, असम के अंदर कौन सी नदी है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। समझ में आ गई बात? चलिए आगे। चलिए तो चलते अपने
35वां प्रश्न क्यों? 35वां प्रश्न पूछा इन्होंने कि कौन सा राज्य जो है 7 बहनों 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं है पूछा, ये ध्यान रखना, लास्ट वाला नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी यहीं तक पढ़ते हैं हम, ये अगले वाला नहीं पढ़ते हैं जल्दीबाजी के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कौन सा राज्य जो 7 सिस्टर्स जो है 7 बहनों वाला, 7 बहनों के लिए उसका हिस्सा नहीं है, 7 बहनों 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, असम। देखिए पहले 7 सिस्टर की हम पूरी तरह से बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या पूछा है, 7 सिस्टर के 7 बहनों के बारे में पूछा, 7 सिस्टर, इसमें कौन कौन से राज्य? तो देखिए इसमें आएंगे आपके, एक तो आ जाएगा असम, कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके असम, एक हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, एक हो जाएगा आपके नागालैंड, कौन सा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा एक, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका मणिपुर, कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा एम एन मणिपुर, ठीक है, सॉरी एम पी कर लो, मणिपुर, ऐसे छोटे छोटे लिख लेते हैं ना, तो मणिपुर हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपके मिजोरम, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपके त्रिपुरा, कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा। और अंतिम हो जाएगा आपके मेघालय। ये आपके 7 राज्य हैं। कौन कौन से, असम है, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, और आपके नागालैंड है, और मणिपुर है, और एक आपके जो मिजोरम है, और जो आपके छठा है वो आपके त्रिपुरा है, और 7वां जो आपके मेघालय है। तो इनमें से अब कौन सा नहीं है, तो देखिए असम इसमें आया हुआ है, ठीक है, सिक्किम नहीं है इनमें से, सिक्किम जो है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी वाला सही। याद रखना, नहीं पूछा हमें, ठीक है, क्या पूछा, नहीं पूछा है, 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, तो ये नहीं है, सी वाला नहीं है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। तो 36वां प्रश्न क्या है, 36वां प्रश्न पूछा है इन्होंने कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन, अच्छा सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या बिहार में होता है, या उड़ीसा में होता है, या पश्चिम बंगाल, या फिर असम में होता है? कहाँ होता है सबसे अधिक जूट, सबसे अधिक जूट का जो पूछा उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए अगर सबसे अधिक जूट की बात करें ना, तो वो होगा आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है। इसमें जो है सबसे अधिक जो है जूट का मतलब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यही है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, चलते हैं अपने 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न पूछा है जो पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में? पेंच, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, या इन दोनों में है, और या फिर उत्तर प्रदेश में? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा है आपके मध्य प्रदेश, तीसरा पूछा गया ए और बी दोनों, अर्थात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, या फिर जो उत्तर प्रदेश सिंगल है उसमें, किसमें? देखिए अगर हम पेंच की बात करें ना, जो आपके पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में, तो वो आपके जो है इन दोनों में, ठीक है, मतलब कि महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में। इस हिसाब से ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है ये। अगर हम इसे देखें ना तो पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, किसमें? मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र की सीमा में, समझ में आ गई। और लेकिन इसके अगर सबसे बड़े हिस्से की बात करना कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पे है, तो वो आपके मध्य प्रदेश में ही है। अगर इसमें सिंगल मध्य प्रदेश रहता ना तो हम मध्य प्रदेश लगा सकते थे, लेकिन इसमें महाराष्ट्र है क्योंकि महाराष्ट्र का हिस्सा भी आता है इसलिए, तो इसमें जो है दोनों आएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपके एमपी में सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अपने 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है कि किस मिट्टी का क्षेत्र, किस भारत में किस मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक है? अच्छा, किस मिट्टी का क्षेत्र जो सबसे सबसे अधिक मिट्टी पूछ लो ना डायरेक्ट, है ना, वही सही है। भारत में किस मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, एक जलोढ़ मिट्टी है, या फिर लेटराइट मिट्टी है? बताइए। देखिए पहले आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए भारत में अगर सबसे अधिक मिट्टी की बात करें तो आपको वो जलोढ़ मिट्टी, कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कैसे? देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के आपके जो उत्तरी मैदानों में जो सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान, उत्तरी जो मैदान है ना वहाँ, उत्तरी जो मैदान है ना वहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और ये कैसे आती है? तो याद रखना ये जो मिट्टी है ना, ये नदियों द्वारा लाई जाती है। किनके द्वारा? नदियों द्वारा। समझ में आ गई ना बात? नदियों द्वारा लाई जाती है। उनके अंदर जो मतलब आप बोल सकते हो इस मिट्टी को जो है ना, जो आपके गाद से बनी होती है। कैसी होती है? गाद होती है ना, गाद वैसी बनी होती है। और लेकिन ये मिट्टी सबसे उपजाऊ भी होती है। याद रखना ये मिट्टी जो है ना ये सबसे उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ, ठीक है ना, याद रखना ये जो मिट्टी है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ जो मिट्टी है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अपने 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न पूछा गया है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी क्या है?
ये तो आसान सा सवाल था, है ना। अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी पूछा है, कौन सा कैपिटल है इनमें से, है ना। तो सिलवासा है, पोर्ट ब्लेयर है, या कवरत्ती है, या फिर दमन है। इन चारों में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो ये तो सभी को पता है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। ये जो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। 40वां प्रश्न है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा। अच्छा, सबसे कम घनत्व वाला राज्य पूछा इन्होंने। भारत में सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। मिजोरम है, या अरुणाचल प्रदेश है, या सिक्किम है, या फिर नागालैंड है, कौन सा इनमें से। देखिए अगर हम भारत में सबसे, देखिए भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें ना, किसकी, 2011, ठीक है, उसके अनुसार जो है आपके अरुणाचल जो प्रदेश है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम घनत्व है। अगर हम बात न करें तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 17 है। कितनी है, 17 मतलब व्यक्ति, ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे, चलिए ये एक बार सही लगा देते हैं ना, ताकि आपको ध्यान से दिखे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चले चलिए 41वां प्रश्न है कि भारत की किस नदी को लाल नदी, अच्छा रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। लाल नदी किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है रेड रिवर, या गंगा को, या यमुना, या फिर आपके जो सिंधु है उसको कहा जाता है रेड रिवर। लाल नदी किसको कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें ना रेड रिवर की, लाल नदी, तो वो आपके कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। क्यों कहा जाता है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र को मतलब उसके जो तल में जो जो मौजूद जो लाल मिट्टी होती है ना, इसके जो पानी चलता है ना इससे, ठीक है, ये मान लो नदी है। देखिए ये मान लो जी नदी है, ठीक है। अब इस नदी में जो आपकी जो मिट्टी होगी ना, यहाँ पे जो मिट्टी होगी ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो तल है यही है, ठीक है। इस तल में जो लाल मिट्टी होगी, क्या होगी, इस लाल मिट्टी, ठीक है। इस लाल मिट्टी के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, आपके क्या कहा जाता है, रेड रिवर। इसमें जो मिट्टी कौन सी होगी, जो गाद होगी ना, वो जो तल होगा, इसके तल में जो गाद है, जो मिट्टी है, वो कौन सी है, वो लाल है आपकी। समझ में आगे बात, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेड रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड रिवर, ठीक है, ठीक है, समझ में आगे बात। चले चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है अपना, वैली ऑफ फ्लावर्स, अच्छा फूलों की घाटी। ये तो आसान सवाल है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स है किस राज्य में स्थित है, क्या हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में है, या फिर जम्मू कश्मीर में है, या मेघालय में। चारों में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इनमें से, कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो किस राज्य में स्थित है। देखिए अगर हम बात करें ना कि जो फूलों की घाटी है वो आपके कहाँ है, तो वो आपके उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मतलब ये अपने जो है रंग बिरंगे फूलों के लिए जानी जाती है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स है, फूलों की घाटी है, तो रंग बिरंगे फूलों के लिए जानी जाती है होगी बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे, चलिए तो चलते हैं अपने 43वें प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत में, सबसे अधिक राज्य पूछा इन्होंने, कौन सा राज्य भारत में चाय पीने वाला सबसे अधिक राज्य, उत्पादन करने वाला, पीने वाला नहीं, उत्पादन करने वाला, ठीक है। देखिए क्या पश्चिम बंगाल है, या तमिलनाडु है, या असम है, या केरल है। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि जो आपके असम जो है इसको, ठीक है, चाय के जो है कटोरा भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, चाय का कटोरा। क्या कहा जाता है असम को, चाय का कटोरा। क्या कहा जाता है, चाय का कटोरा कहा जाता है असम को, ठीक है। और भारत में जो सबसे बड़ा ये चाय उत्पादन है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, चलते हैं अपने 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल पूछा है इन्होंने, कहाँ से होता है, क्या अमरकंटक से होता है, या महाबलेश्वर से होता है, या त्रिभंकेश्वर से होता है, या छोटा नागपुर के पठार से होता है। जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल अमरकंटक,
महाबलेश्वर या त्रिमेकेश्वर या छोटा नागपुर पठार, कहाँ से होता है? देखिए अगर हम बात करें ना नर्मदा नदी की, तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो आपके मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भी कहाँ से? जो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ ना वहाँ से होता है। समझ में आ गई बात? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। समझ में आ गई बात? तो इसमें ये ऑप्शन जो आपके बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे 45वें प्रश्न की तरफ। चलिए तो चलते अपने 45वें प्रश्न की तरफ। कौन सा है? 45वां प्रश्न पूछा है इन्होंने, भारत में जो हरित क्रांति है, ठीक है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ठीक है, उसका जनक। अच्छा पहले उन्होंने श्वेत क्रांति का पूछा था, अब क्या रहा? हरित क्रांति है ना। हाँ ये भी प्रश्न आया हुआ है शायद, तभी तो आया इसमें। जो हरित क्रांति उसका जनक पूछा है इन्होंने, ठीक है। कौन है? एम स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन है, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, और जो एक अरुण कृष्णन है, या हीरालाल चौधरी। ऑप्शन मेरे हिसाब से वही रहेंगे, है ना, क्योंकि श्वेत क्रांति का मैंने बताया था आपको, डॉक्टर वर्गीस जो कुरियन है वो आपके श्वेत क्रांति का है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने पूछा है ग्रीन क्रांति, अर्थात जो हरी क्रांति है, हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक पूछा है इन्होंने। हरित क्रांति के जनक है अपने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है। देखिए एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अब जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था श्वेत क्रांति आपके दूध से संबंधित है, जिसके जो है जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। लेकिन अगर हम बात करें ना हरित क्रांति की, तो आपके है जैसे कि कृषि से, ठीक है, इसमें भी 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे आपके, जैसे कृषि हो गई, उत्पादन जो है, मतलब विशेषकर अगर विशेषकर बात करें ना तो आपके गेहूँ और चावल याद रखना। अगर हम विशेषकर की बात करें ना तो है वो आपके गेहूँ और चावल ही है। किसके हैं? गेहूँ और चावल। समझ में आ गई बात? गेहूँ और चावल, इसमें जो वृद्धि करना ही क्या है? हरित क्रांति। कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो है, कृषि के लिए एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति दूध के लिए। समझ में आ गई बात? चलिए आगे। चलिए तो चलते हैं अपने 46वें प्रश्न की ओर। तो इसमें ऑप्शन लगा दिया ना उत्तर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46वां प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? भारत में किस प्रकार के वन जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं? कौन से वन है? जैसे एक तो आपके सदाबहार वन है, एक पर्णपाती वन है, एक कंटीले वन है, एक मैंग्रोव वन है। वो कौन से वन है जो भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं? देखिए सदाबहार पाए जाते हैं क्या, या पर्णपाती? देखिए अगर हम भारत की बात करें ना तो भारत में जो सर्वाधिक जो वन है ना वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके पर्णपाती। कौन से? पर्णपाती। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए भारत में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि देखिए मतलब कि जो भारत में सबसे अधिक जो क्षेत्र है ना वो आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? ये उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, याद रहेगा। और ये वन जो आपके मतलब शुष्क मौसम में जो है क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को है ना गिरा देते हैं, ठीक है। जो शुष्क मौसम जब आता है ना तो ये अपनी पत्तियों को क्या करते? गिरा देते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए आगे। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो चलते हैं अपने 47वें प्रश्न के। 47वां प्रश्न अरावली पर्वत का है ना। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अरावली जो पर्वत है आपके वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? कैसा पर्वत है? क्या वो नवीन वलित पर्वत है, या अवशिष्ट पर्वत है, या ज्वालामुखी पर्वत है, या खंड पर्वत है? कौन सा पर्वत है? नवीन है, नवीन वलित है, या अवशिष्ट है, या फिर ज्वालामुखी है, या खंड है? कौन सा पर्वत है अरावली? देखिए अगर हम अरावली की बात करें ना तो अरावली विश्व की मतलब कि सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, याद रखना। मतलब ये कई लाखों वर्षों के मतलब जो अपरदन के कारण अब तक जो है एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जो है जानी जाती है, उसी के रूप में बची हुई है ये जो अवशिष्ट पर्वत है। इसलिए इसलिए कौन सी पर्वत रहेगी? ये पर्वत श्रेणी है, ये अवशिष्ट पर्वत है। समझ में आ गई बात? चले आगे। चलिए तो चलते अपने 48वें प्रश्न की। 48वां प्रश्न, भारत का रूल, ये तो अभी पहले ही पूछा था है ना, ये 2 बार आ चुका है ना, कोई बात नहीं। ये शायद अभी आया था 9वें या 10वें प्रश्न में आ गया था ना, भारत का रूल ऑफ इंडिया, भारत का रूल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये तो सभी को मैंने पहले बताया था, छोटा नागपुर का पठार। चलिए ठीक है, जो अपने खनिजों के लिए जाना जाता है। बताइए, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बताइए पहले का ही। 49वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट जो एवरेस्ट है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को क्या सागरमाथा कहते हैं,
या चोमो लुंगमा कहते हैं, या गौरी शंकर कहते हैं, या अन्नपूर्णा कहते हैं? क्या कहते हैं नेपाल के अंदर? देखिए, अगर हम माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बात करें ना, तो उसको सागरमाथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागरमाथा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है? सागरमाथा। लेकिन अगर हम वही बात करें ना तिब्बत के अंदर, क्या तिब्बत के अंदर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ना तिब्बत में, किसमें? तिब्बत में। तिब्बत में अगर बात करें ना हम, तो तिब्बत में इसको जो है चोंगो लुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोंगो लुंगमा। ठीक है, तिब्बत में क्या कहा जाता है इसको? चोमो लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गई बात? नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत के अंदर चोमो लुंगमा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अपने 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? आप बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए, नदी आप बताना, राज्य मैं बता देता हूँ। ठीक है, नदी आप कमेंट में बताना। देखिए, हीराकुंड जो बांध है आपके, वो आपके उड़ीसा के अंदर है। कहाँ में है? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। और एक बात और बता देता हूँ, ये दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। याद रखना, मिट्टी के बांधों में से एक है, दुनिया का सबसे मतलब लंबे मिट्टी के बांधों में से एक बांध है ये हीराकुंड जो बांध है। अभी किस नदी पर है ये आप मुझे क्या करें? कमेंट में बताएं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या आपका ऐसा समझो होमवर्क ही समझ लो। ठीक है, समझ में आ गई ना? तो ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। और ये आपके लिए क्या है? आप इसे कम करें, कमेंट करें, कमेंट में बताना, कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।